चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित हुआ। रोजगार मेला से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी समेत उन्हें सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। रोजगार मेला के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दशक में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा और वो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देगा, जिससे 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये बात आज पीएम मोदी ने कही। पीएम ने कहा कि फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ तेजी से हो रही है। आने वाले दिनों में इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। पीएम जनधन योजना के आज 9 साल पूरे हो रहे हैं। 28 अगस्त 2014 को देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल करने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम जनधन खातों की कुल संख्या 9 अगस्त 2023 तक 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इनमें 56% खाते महिलाओं के और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए ये एक बेहतर मंच है। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बुनियादी ढांचे सहित अहम विषयों पर चर्चा होगी। परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन शुरू कर दिया गया है। मणिपुर में किसी भी तरह की जमाखोरी रोकने के लिए बाजार की कीमतों में हेरफेर करने वाले और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके खिलाफ दलील रखने के कारण लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट का निलंबन हुआ है। अदालत ने भी निलंबन की टाइमिंग पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर एलजी से बात कर देखें कि जहूर अहमद भट्ट के निलंबन के पीछे क्या कारण है और क्या कुछ किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 370 की सुनवाई में पेश होने के बाद लेक्चरर का निलंबन हुआ है तो इससे सवाल खड़े होते हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि निलंबन की टाइमिंग सही नहीं थी। दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा द्वारा नाबालिग के यौन शोषण के मामले पर हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस से सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़िता की पहचान उजागर न हो। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र बनाने पर है फोकस। गांधीनगर में G20 देशों और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता बैठक में भाग ले रहे हैं। 29 अगस्त तक 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मिशन चंद्रयान को नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बताया। कहा कि यह मिशन महिला शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 29 तारीख को मनाए जाने वाले तेलुगु दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के अनेक अमूल्य रत्न तेलुगु भाषा और साहित्य में निहित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल क्रांति का चेहरा बना हुआ है। बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर मंथन करने को कहा। वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और मूल्यों को बारीकी से वैश्विक नेताओं के सामने रखा गया। वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आए प्रतिनिधियों ने सारनाथ स्थित संग्रहालय और पुरातात्विक स्थल का दौरा कर इतिहास को करीब से समझा।
ज्ञानवापी के भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में जनसभा में केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक से पहले संयोजक की भूमिका से जुड़े सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो कुछ भी नहीं बनना चाहते, वो बस सभी को एकजुट करना चाहते हैं। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद लैंडर विक्रम ने पता लगाया है कि चांद की सतह पर तापमान में भिन्नता है। यहां उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आश्चर्यजनक रूप से उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। लैंडर के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का विश्लेषण भी मिला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज अत्यधिक बारिश की संभावना है। देश में पहली जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की कमी आई है। जुलाई में देश में 5% अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय तक कमजोर मानसून के कारण बारिश में कमी दर्ज की गई है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र समेत बाकी कुछ हिस्सों और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश हो सकती है। आज और कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल और आसपास के तमिलनाडु में गर्म और नम मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल में मौसम आज दिन भर साफ रहेगा। दिल्ली समेत यूपी में तापमान में बढ़त के कारण उमस भरी गर्मी अभी जारी रहेगी। आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है और शिव मंदिरों में भोलेनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। आज सभी शिवालयों में भक्त पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना में लीन हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आज सावन के आखिरी सोमवार पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिख रहे हैं। आज सेंसेक्स 30 के 21 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स में 124 अंकों की बढ़त दिख रही है और यह 65,010 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 47 अंक बढ़कर 19,313 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में आज तकरीबन हर सेक्टर में खरीदारी दिख रही है। निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में दिख रहे हैं। हेवीवेट शेयरों में खरीदारी दिख रही है। आज के टॉप गेनर्स में एलटी, टाटा स्टील, अल्ट्रासेमो, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में नेस्ले, होल, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, एयरटेल शामिल हैं। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 12 पैसे चढ़कर 82.52 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। एशियाई और घरेलू बाजार में सकारात्मक रुख को देखते हुए रुपए को मजबूती मिली। क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब 1.3% मजबूत होकर $84.48 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड WTI करीब 1% मजबूत होकर $79.83 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी में 0.20% और निक्केई 225 में 1.65% बढ़त है। स्ट्रेट टाइम्स में 1.10% और हैंगसेंग में 1.88% की तेजी देख रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में लगभग $11 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में $16.85 अरब का FDI आया था।
सरकार ने $1200 प्रति मीट्रिक टन से कम भाव वाले बासमती चावल के निर्यात पर अब रोक लगा दी है। अब निर्यातक इस दर से महंगे बासमती चावल को ही देश से बाहर भेज सकेंगे। सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए आज राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। भारतीय शेयर बाजार गुलजार रहने वाला है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, मोनो फार्म केयर, सीपीएस शेपर्स जैसी कंपनियों के आईपीओ इस हफ्ते बाजार में आने वाले हैं। यह हफ्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस हफ्ते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सामने आने वाले हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े भी इसी हफ्ते जारी होंगे। चीनी मिलों ने पेट्रोल में 50% एथेनॉल मिलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने की योजना हाल ही में सरकार के सामने पेश की है। चीनी मिलों ने डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वर्ष 2024 में चुनाव की घोषणा किए जाने को लेकर इस सप्ताह अमेरिकी सीनेटर के पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि युद्ध के दौरान मतदान कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए साझेदारों को आर्थिक रूप से मदद करनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के साथ ही सभी लोगों को चुनाव में भी शामिल होना होगा। वर्तमान में यूक्रेन में लागू मार्शल लॉ के अंतर्गत चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। 15 नवंबर को समाप्त हो रहे मार्शल लॉ को हर 90 दिनों में बढ़ाया जा सकता है। रोमानिया के राजधानी शहर बुखारेस्ट के पास एक एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस स्टेशन पर 2 विस्फोटों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 57 अन्य घायल हो गए हैं। रोमानिया सरकार के मुताबिक बुखारेस्ट के उत्तर में क्रेवेडिया कम्यून में आग बुझाने में मदद कर रहे 39 दमकल कर्मियों दूसरे विस्फोट में घायल हो गए। रूस की जांच समिति ने वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की। दरअसल मॉस्को में बुधवार यानी 23 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। विमान दुर्घटना के बाद से यह माना जा रहा था कि मृतकों में निजी सैन्य समूह वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल हैं। प्रिगोजिन की उम्र 62 वर्ष बताई जा रही थी। प्रिगोजिन जून में रूस की सरकार के खिलाफ बगावत के बाद से चर्चा में आए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नए सख्त कानूनों की योजना का खुलासा किया है। इसका मतलब यह है कि जघन्य हत्याओं को दोषियों को जीवन भर सलाखों के पीछे रहना होगा। इसमें पेरोल या जल्द रिहाई के लिए विचार किए जाने की कोई संभावना नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित तीवी द्वीप में एक एयरक्राफ्ट क्रैश में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य घायल हो गए। बताया गया है कि यह सैनिक एक ट्रेनिंग ड्रिल में हिस्सा ले रहे थे। अमेरिकी मरीन कोर की ओर से जारी हुए बयान के मुताबिक जिस विमान क्रैश में सैनिकों की जान गई है वह बोइंग MV-22B ऑस्प्रे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 23 अमेरिकी सैन्यकर्मी सवार थे जो कि डार्विन में तैनात हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अटक जेल में शीर्ष जांच एजेंसियों ने पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने राजनयिक केवल गुप्त संदेश की प्रति खोने की बात स्वीकार कर ली है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमुंडो 4 दिवसीय यात्रा पर रविवार को बीजिंग पहुंची। वे अमेरिका और चीन विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन का दौरा कर रही हैं। दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है क्योंकि अमेरिका उन्नत सेमीकंडक्टर्स की पहुंच तक चीन को अवरुद्ध करने के लिए जुटा हुआ है, जबकि चीन ने प्रमुख चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी से आने वाली माल आपूर्ति की खेप को प्रतिबंधित किया था। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी लिन फेंग ने रायमुंडो के आगमन पर स्वागत किया। अब वे सोमवार और मंगलवार को चीन के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान का अनुमान जताया गया है। नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान से फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में चर्च को निशाना बनाए जाने के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय मानवाधिकार समूहों ने घटना की जांच करने को कहा है। हैती में एक गिरोह ने चर्च को निशाना बनाते हुए मशीन गनों से अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कुछ लोगों का अपहरण भी किया गया। उत्तर पूर्वी स्पेन में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण भारी तबाही मची। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिरे, इसके कारण कई लोग घायल हो गए।
सीरिया में लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सत्तावादी शासन को समाप्त करने की मांग की है। सीरिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण पश्चिमी ड्रूज शहर में सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय को बंद कर दिया। सीरिया के अधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों पर अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए कुछ चौकियों को भी खाली कराया गया है। यमन में सुरक्षा बलों और हुतियों के बीच संघर्ष में 23 लोग मारे गए। सैन्य अधिकारी ने कहा कि हुतियों लड़ाकों ने सैनिकों पर अचानक हमला शुरू किया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो फेंक करके पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण जीतने के साथ ही सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहकर वो पहले ही पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर में खुशी का आलम है। परिवार के लोगों का कहना है कि नीरज का पदक जीतना देश के लिए गर्व की बात है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम ने फाइनल में 5वां स्थान हासिल किया। मोहम्मद अनस, याहिया अमोज, जैकब मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की भारतीय टीम ने फाइनल में 2 मिनट 59.92 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष 5 में स्थान बनाया। क्वालिफाइंग दौर में भारतीय टीम ने दूसरे स्थान पर रहते हुए नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीप चेस में भारत की पारुल चौधरी ने 11वां स्थान हासिल किया। फाइनल में पारुल चौधरी ने 9:15:31 सेकंड का समय में रेस पूरी की। हालांकि उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। आईडीसीए ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम की कप्तानी वीरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि उप कप्तान के रूप में ऑलराउंडर साई आकाश को शामिल किया गया है। आईडीसीए द्वारा आयोजित कोचिंग कैंप में प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 खिलाड़ियों को चुना है। मुख्य कोच देवदत्त ने कहा कि टीम आगामी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने मुख्य चयनकर्ता विनोद कुमार की भी जमकर प्रशंसा की। अमिताभ बच्चन फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आने वाले हैं। बिग बी हर रविवार को अपने घर जलसा के बाहर फैन से मुलाकात करते हैं। पिछले करीब 41 सालों से वो ऐसा कर रहे हैं। इस रविवार भी अभिनेता अपने फैन से मिलने जलसा के बाहर आए। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के गाना नॉट रमैया वस्तावैया का टीजर रिलीज हो गया है। शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में है। इटली के निर्देशन में बनी फिल्म जवान के तीसरे गाना नॉट रमैया वस्तावैया का टीजर रिलीज हो गया है। सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान को हरी झंडी दे दी है। सीबीएफसी ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होनी है। वहीं फिल्म जवान के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। आयुष्मान खुराना के ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। ड्रीम गर्ल 2 की पहले वीकेंड की कमाई 40 करोड़ रही है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने KGF 2 हिंदी वर्जन को पछाड़कर अब भारत में तीसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। गदर 2 ने देश भर में अब तक 450 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। वहीं फिल्म दुनिया भर में अब तक 550 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। गदर 2 के साथ ही रिलीज हुई यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार की मुख्य भूमिकाओं वाली OMG 2 की भी शानदार कमाई जारी है। OMG 2 का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 134 करोड़ हो गया है।
रजनीकांत की फिल्म जेलर ने रविवार को 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने रिलीज किया 18वें दिन ये कीर्तिमान बनाया।